हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद यू with a new such conceptual topic, that is orientation of column. सबसे पहले समझते हैं ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम का मतलब क्या है। आपने देखा होगा जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होगी, जब आपने वहाँ पर अंदर जाकर कभी साइट को विज़िट किया होगा तो उनके कॉलम का ओरिएंटेशन देखा होगा। कुछ कॉलम तो इस डायरेक्शन पर ओरिएंट होते हैं, कुछ इस डायरेक्शन पर ओरिएंट होते हैं और कुछ इस डायरेक्शन पर ओरिएंट होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं हर कॉलम का ओरिएंटेशन अलग अलग है। ओरिएंटेशन का मतलब कि इसकी जो मेजर डायरेक्शन है वो वर्टिकल है और माइनर डायरेक्शन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल है। समझ सकते हैं आप, थोड़ा सा रोटेट कर रखा है हर कॉलम को, बट हमारी समझ में ये नहीं आ पाता है कि कौन सा कॉलम किस हिसाब से रोटेट करना है, हाउ टू रोटेट द कॉलम, व्हाट इज़ इट्स रिक्वायरमेंट। तो आज मैं इसी पॉइंट को क्लियर कराऊंगा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली। हर कॉलम की पोजीशन बहुत सोच समझ के डिसाइड की जाती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में, और कैसे वो करते हैं हम वन बाय वन इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर अभी 100 भी नहीं हुए हैं, इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप लाइक भी कर दें इसे और सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो लेट्स बिगिन। ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आपके घर में 12 फीट का स्केल सभी के घर में होगा, इस तरह का येलो कलर का जो आप देख रहे हैं। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए घर घर में अपने। एक स्केल को आप ऐसे खड़ा रखिए, ओके, और इसे इस डायरेक्शन पे घुमाने की कोशिश करिए जैसे मैंने दिखा रखा है। उसके बाद इसी स्केल को आप 90 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए ताकि जो इसकी थिकनेस है यहाँ से दिख सके और इसकी जो ये ब्रेड्थ है, विड्थ है, ये अंदर की तरफ। समझ गए होंगे आप, 90 डिग्री पे मैंने इसे रोटेट कर दिया इस स्केल को, ठीक है। और अब इसे रोटेट करके देखिए आप। दोनों को रोटेट करने में आपने एक चीज़ देखी होगी, इस तरह से स्केल को रोटेट करने में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि इसको रोटेट करने पर आपको कोई ख़ास ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। ये आराम से रोटेट हो सकता है। क्या आपने ऑब्जर्व किया इन चीज़ों से? ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। हम जानते हैं कि किस तरह से मोड़ेंगे तो आराम से मुड़ जाएगा और किस तरह से मोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी। इसका जो मैथमेटिकल रीज़न है, अगर इसकी मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उसका मैथमेटिकल रीज़न है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में ही कॉमन होती है चीज़ें। अब देखते हैं किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। पहले वाली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, इस केस में आप जो बेंडिंग होगी आपके इस एक्सिस के अबाउट होगी। इसके क्रॉस सेक्शन को मैंने नीचे दिखाया है, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी। और अगर इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट निकलेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, bh³/12। बी की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर और एच की वैल्यू 6। कैलकुलेट करके 36 आ गया। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में इस स्केल को हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया है तो इसकी थिकनेस यहाँ से मुझे विजिबल होगी। इस केस में किस एक्सिस के अबाउट होगी बेंडिंग, देख सकते हैं आप, इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी क्योंकि हमने इसे रोटेट कर दिया। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी एक्सिस के अबाउट हम निकालेंगे। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, bh³/12। अब यहाँ पर जो b ये 6 है, जो h का काम यहाँ पे कर रही थी, यहाँ पे यही वैल्यू अगर हमने इसे इसे टिल्ट कर दिया है इसके एक्सिस को तो b ये वाली हो जाएगी और h आपकी ये पतली वाली डायमेंशन हो जाएगी। तो 6 ये है और 2 इसकी आपकी थिकनेस होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 6 × 2³/12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब आपने यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्व किया, जिस एक्सिस के अबाउट स्केल को घुमाने पर हमें ज़्यादा एफर्ट लगता है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आता है। जिस एक्सिस के अबाउट स्केल को रोटेट करने पर कम एफर्ट लगता है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आता है। इससे सीधे सीधे हमारी एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हमें समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन की वो प्रॉपर्टी है जो सेक्शन को रोटेट करने का प्रोटेस्ट करती है, सेक्शन को रोटेट करने का विरोध करती है।
आप यहाँ पर पहले ये बात समझ लीजिए, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। पूरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का गेम चलता है। ओके, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझेंगे तो आप आगे की वीडियो भी मेरे बहुत ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल से मैंने आपको दो चीज़ समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से स्केल को घुमाने पर आपको आसानी होगी और किस तरह से स्केल को घुमाने पर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और ये आसानी और एफर्ट को मापने का जो हमारे पास मैथमेटिकल फैक्टर है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आप समझ जाएं कॉलम की आपको 80% चीज़ें ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम की क्लियर हो जाएंगी इसी कॉन्सेप्ट से। जैसे यहाँ पर स्केल है, ऐसे ही काम वहाँ पर हमारा कॉलम करेगा। ओके, स्केल की जगह आप कॉलम मान लें तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, किस तरह से कॉलम को घुमाने पर हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, किस तरह से कॉलम को आसानी से घुमाया जा सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर सारे कॉलम का ओरिएंटेशन मैंने सोच समझ के फिक्स किया है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से मैंने ओरिएंटेशन यहाँ पे सेट किया है। सबसे पहले ये वाला कॉलम देखते हैं, C7 वाला कॉलम। ये 10 मीटर लंबी बीम है, ये 25 मीटर लंबी बीम है। 10 मीटर लंबी बीम अपने वेट की वजह से यहाँ पर एक मोमेंट इस पर लगाएगी, इस डायरेक्शन पर। जानते होंगे आप, बीम में जो पड़ने वाले डेड लोड और लाइव लोड होंगे वो उससे एक मोमेंट इधर की तरफ लगाएंगे, एक झुकाव इधर की तरफ पड़ेगा। ओके, इन सेम में ये 25 मीटर लंबी बीम है, ये बीम भी एक मोमेंट इधर की तरफ अप्लाई करेगी। ओके, तो ये वाली बीम से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो इधर घुमाने की कोशिश करेगा कॉलम को, और ये वाली बीम से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो इधर घुमाने की कोशिश करेगा कॉलम को। ज़्यादा मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा? डेफिनेटली 25 मीटर लंबी वाली बीम, क्योंकि ये बड़ी बीम है तो ये ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट होगा तो बीम जो ये कॉलम है वो इस डायरेक्शन पे ज़्यादा घूमने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन पे ज़्यादा बेंड होने की कोशिश करेगा। हम ये चाहते हैं कि इस डायरेक्शन पे बेंड ना हो, तो हमें कॉलम को इस तरह से लगाना पड़ेगा ताकि इसकी विड्थ आपकी इस डायरेक्शन पे। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए, आपको इस तरह से कॉलम को घुमाने पर क्या है, जैसे स्केल आप देख रहे हैं, इस तरह से अगर स्केल को घुमाएंगे तो इसे घुमाने पर हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, आसानी से नहीं घुमाया जा सकता। वही चीज़ मैंने यहाँ भी करी है। यहाँ ज़्यादा मूवमेंट आ रहा था 25 मीटर वाली बीम पे, तो कॉलम की जो थिकनेस थी वो मैंने इधर की तरफ कर दी ताकि ये आसानी से घूम ना सके। जो हम चाहते हैं कि कॉलम हमारा अपनी जगह में रहे। मुझे लग रहा है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा C8 वाले की बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। इसमें आप देखिए, इधर 25 मीटर लंबी बीम है और इधर 20 मीटर लंबी बीम है। तो 20 मीटर लंबी वाली बीम इधर मोमेंट इधर लगाएगी और 25 मीटर लंबी बीम एक मोमेंट इधर लगाएगी। तो आप देख सकते हैं 20 मीटर की बीम से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा और इधर 25 में से जो 20 मीटर का हिस्सा होगा बीम का, वो दोनों मोमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। 20 मीटर इधर वाला लगाएगा और 25 मीटर बीम में जो 20 मीटर को हम मान लें उसकी वजह से मोमेंट होगा वो इधर लगेगा, तो दोनों एक कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट 5 मीटर लंबी बीम तो बचेगी यहाँ पर। इसका मतलब इधर की तरफ जो मोमेंट होगा वो 5 मीटर बीम के इक्विवेलेंट होगा जो इधर लग रहा होगा। सिमिलरली इस डायरेक्शन पर हम देखें, इस डायरेक्शन पर एक ही बीम है 10 मीटर की, तो इसका मतलब ये बीम 10 मीटर के लेंथ के इक्विवेलेंट मोमेंट यहाँ पर लगाएगी इस कॉलम के हेड पर। ओके, फाइनली हमने क्या देखा, इसमें नेट 5 मीटर का मूवमेंट इधर की तरफ होगा और नेट 10 मीटर का मूवमेंट इधर की तरफ होगा। 5 और 10 में कौन बड़ा है? 10 है। इसका मतलब कॉलम इधर ज़्यादा घूमने की टेंडेंसी रखेगा 10 वाली डायरेक्शन पे, इसलिए कॉलम का ओरिएंटेशन मैंने ऐसे किया है ताकि कॉलम को आसानी से घुमाया ना जा सके, वही स्केल वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मुझे लग रहा 2 कॉलम का ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे कॉलम में भी सेम यही कहानी है जो यहाँ पर C7 पे हुआ था, यहाँ भी वही है। यहाँ भी डायमेंशन ये 10 है तो ये भी 10 है। ये बस यहाँ पर ये 25 और 10 था, यहाँ 10 और 20 था, तो समझ में आ रही है बात। 10 तो कम है, ये तो कम ही मूवमेंट लगाएगा। 20 वाली जो लेंथ है वो ज़्यादा मूवमेंट लगाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेटली कॉलम को हम इस तरह से रखेंगे ताकि आराम से ये बेंड ना हो सके। 3 कॉलम का ओरिएंटेशन आपको समझ में आ चुका है। इसी तरह से ये वाला देखिए आप, C2 वाला कॉलम, इधर 10 मीटर है, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगी। तो 10 मीटर और 40 मीटर, यानी कि 40 में से अगर आप 10 घटा देंगे तो यहाँ पे 30 मीटर बीम के इक्विवेलेंट मूवमेंट यहाँ पे बचेगा, अनबैलेंस मूवमेंट जैसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि 10 मीटर का मूवमेंट इधर की 10 मीटर के मूवमेंट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट ये तो 40 मीटर लंबी बीम है, तो 30 मीटर बीम लंबाई यहाँ पर आपकी बच जाएगी
उसका मोमेंट इधर लग रहा होगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि 30 मीटर बीम के बराबर मोमेंट यहाँ पे लग रहा है। दूसरी डायरेक्शन पर आप देखेंगे कितना मोमेंट लग रहा है, ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ये डायमेंशन भी 20 होगी, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन पे जो मोमेंट लग रहा है ये 20 मीटर लंबी बीम के इक्वलेंट होगा। तो ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 30 वाला ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कॉलम यहाँ पे ज़्यादा घूमने की टेंडेंसी रखेगा। उसे रोकने के लिए कॉलम का ओरिएंटेशन हमें इस टाइप से करना पड़ेगा। ओके, मुझे लग रहा है आपको 4 पॉइंट मैंने समझा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। एक और केस मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला, इसमें थोड़ा सा कुछ नया हो सकता है। सेंटर वाला कॉलम है, ये 60 मीटर लंबी बीम है, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर। अब इसमें भी देखिए ये 60 मीटर हो गया, 40 मीटर हो गया, इधर कितना 40 मीटर की बीम 40 मीटर की बीम को कैंसिल कर देगी। यहाँ पे कितने का मोमेंट बचेगा, यहाँ पर 20 मीटर लंबी बीम जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी वो यहाँ पर अनबैलेंस होगा, जो बचा रहेगा। इधर 30 है, इधर 20 है, तो इधर कितना बचेगा 10, 30 में से 20 गया, यानी कि 10 मीटर लंबी बीम का मोमेंट इधर आपका अनबैलेंस्ड होगा। इट मीन्स इसे 10 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये 10 है आपका, ऐसे करके। तो इधर 10 और इधर 20, ज़्यादा कौन सा मोमेंट है 10, यानी कि कॉलम इस डायरेक्शन पे ज़्यादा बेंड होने की टेंडेंसी रखेगा। ये बेंड ना हो इसलिए मैंने इसका ओरिएंटेशन ऐसे कर दिया है। ओके, मुझे लग रहा है इन दोनों एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ओरिएंटेशन किस तरह से डिसाइड किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट हैपन्स इफ वी डोंट फॉलो राइट कॉलम ओरिएंटेशन। सवाल ये उठता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर अगर हम ये ओरिएंटेशन फॉलो ना करें, बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता तो वो इस तरह का ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी कॉलम किसी भी तरह से दे देते हैं। तो अगर हम ये ओरिएंटेशन फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, मैं सीधे सीधे आपको जवाब देना चाहूँगा इसका। अगर आप ये ओरिएंटेशन फॉलो नहीं करते, माना आपने इस वाले कॉलम को 90 डिग्री थोड़ा सा रोटेट कर दी, इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन आपने चेंज कर दिया, होगा कुछ नहीं, कॉलम अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, आपको ज़्यादा स्टील बार उसमें देनी पड़ेगी। ऐसे डिज़ाइन करते समय मैंने कई बार देखा है कि अगर कॉलम का ओरिएंटेशन आप इस हिसाब से नहीं रखेंगे, डिज़ाइन वैसे भी हो जाएगा आपका लेकिन वो अनइकोनॉमिकल कॉलम होगा, आपको ज़्यादा स्टील वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो एक कोई समझदारी भरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं है तो आप कर सकते हैं, बट वो एक अच्छा डिज़ाइन नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, कंस्ट्रेंट का मतलब मजबूरियाँ होती है। कई बार हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते समय स्ट्रक्चर को या डिज़ाइन करते समय कुछ हमारी आर्किटेक्चरल मजबूरियाँ हो सकती है, जब हम इस तरह का ओरिएंटेशन नहीं दे पाते उस केस पर हमारे पास मजबूरी होती है कि भाई हम ओरिएंटेशन को चेंज करें। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी ओरिएंटेशन मैंने सोच समझ के दिए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, ये देखिए आप, माना मेरी जो वॉल है ब्रिक वॉल यहाँ से आती है और यहाँ तक ब्रिक वॉल ख़त्म हो जाती है, इधर भी ये वाली मेरी ब्रिक वॉल है, इसकी जो विड्थ है वो इतनी है। कॉलम का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऑफसेट बाहर आ रहा है, C8 कॉलम को देखिए आप, ठीक है। ये भी तो हो सकता है यहाँ पर किसी और का प्लॉट हो, किसी और का मकान हो, उस केस पे आप क्या करेंगे, तब भी आप कॉलम ऐसे देंगे। यहाँ तो ऑलरेडी पहले किसी का घर बन चुका है या घर नहीं भी बना है, वो ज़मीन किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, तब आपके पास मजबूरी है, तब आप इस कॉलम को ऐसे नहीं दे सकते, आपको मजबूरी में इस कॉलम को ऐसे ही देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि कई बार इस तरह की मजबूरी आ जाएगी तो आपको कॉलम घुमाना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से इसे डिज़ाइन भी करा जा सकता है। थोड़ा सरिया ज़्यादा लगेगा इसमें, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम और भी आ सकती हैं आर्किटेक्चरल एनालिसिस करते समय। फॉर एग्जांपल ये कोई बहुत बड़ी लॉबी है, यहाँ पर ये समझ लीजिए आप, ये लॉबी है, ओके, और आपका क्लाइंट जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि भाई ये ऑफसेट लॉबी के अंदर आ रहा है, मुझे ये ऑफसेट नहीं चाहिए, ये वाला। मान लीजिए आप कॉलम बहुत बड़ा है, ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है और ये ऑप्शन अंदर आ रहा है, उस केस पे भी आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। आप ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस केस में हो सकता है आपको ये कॉलम ऐसा देना पड़े क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, ऑफसेट अंदर आ रहा है। हो सकता है ऐसे में ऑफसेट ना आ रहा हो इस तरह से, ठीक है। तो इससे समझ गए होंगे आप मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। स्ट्रक्चर कंस्टेंट इन्हें कहा जाता है कि जब आपका ओरिएंटेशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, फिर आपको थोड़ा सा
अनइकोनॉमिकल साइड जाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, अगर आपको ब्यूटी देखनी है तो आप पैसे खर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दो चीज़ मैंने बताई। लास्ट में आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, रिकग्नाइज द रॉन्ग ओरिएंटेशन। मैंने इस पर क्या किया है, ध्यान से आप इसको देखिए। मैंने इस पर एक कॉलम का ओरिएंटेशन गलत किया है। आपको कमेंट सेक्शन पर मुझे ये बताना है, अगर आपका ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया है, आपने इसे पूरा कैच कर लिया है, तो आप मुझे बताइए इन 9 कॉलम में कौन से कॉलम का ओरिएंटेशन मैंने गलत दे रखा है। एक कॉलम का ओरिएंटेशन मैंने डेलिबरेटली गलत छोड़ रखा है यहाँ पर। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे अगर आपके समझ में आए कि सर C4 है, C3 है, C5 है, C6, सब कॉलम के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। विच कॉलम हैज़ रॉन्ग ओरिएंटेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से कॉलम का ओरिएंटेशन होता है। तो देखता हूँ मैं कितने लोग आप सही जवाब देते हैं इस बात का। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स पे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।